हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज इस कंपटीशन के युग में एक नया वीडियो लेकर मैं आपके सामने फिर से उपस्थित हूं और टॉपिक मेरा थंबनेल तो देख ही लिए होंगे, फिर भी मैं बता देना चाहता हूं भारत की कृषि। भारत में जो कृषि का दौर रहा, इसको आज डिकोड करेंगे एग्जाम के दृष्टिकोण से। ठीक है, तो यदि पूरी भारत की बात करो, पूरा भारत, यदि मान लेते हैं ये पूरा भारत है, ठीक है जी, इस पूरे भारत में 51%, ये जो 51% जो है ये कृषि की जाती है। कितने प्रतिशत भाई साहब? ये 51% जो पार्ट है वो खेती की जाती है। बाकी भाग को भी जानना है? अरे वाह, बड़े इंटरेस्टेड हो। देखो आजकल जो जानवर पालते हैं ना लोग, तो 4% का जो भाग होता है, ये 4% ये चारागाह में चले जाता है। 4% कहां जाता है? चारागाह में। बाकी जो बचे एरिया है उसमें से 21%, 21% जो है ये वन है या तुम कहो जंगल है। 21% भाग वन है, जंगल है, जो अच्छी बात है। और बाकी 24% जो एरिया है ना, ये वाला जो पार्ट है 24% वाला, ये बंजर भूमि है। ओ भारत सरकार ध्यान दो भाई, 24% बंजर है, इसमें पेड़ लगवा दो। नहीं, मैं शिकायत नहीं कर रहा हूं। मैं एक भारतीय नागरिक के नाते मैं एक सुझाव प्रस्तुत कर रहा हूं, अपने विचार को आप तक रख रहा हूं कि मेरे भारत देश में, मेरे भारत देश में 51% भाग कृषि होती है, मात्र 51% भाग, और 4% भाग चारागाह होता है। चलो ये भी ठीक है, चारा के लिए इस्तेमाल होता है। 21% वन है, 21% वन भाग है, और एक बड़ा भाग यानी कि 24% जो एरिया है वो एरिया बंजर है। बड़े दुख की बात है। कृषि जो एक पार्ट है ना, ये राज्य का विषय है। किसका विषय है? राज्य का विषय है। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, कृषि जो है किसका विषय है? कृषि किसका विषय है? तो कृषि राज्य का विषय है। विश्वास नहीं होता तो चले जाओ संविधान उल्टाओ, और 7वीं अनुसूची के 14वें प्रविष्ट में, संविधान के 7वीं अनुसूची में 7वें अनुसूची में जाओ और प्रविष्ट उल्टाओ, 14 प्रविष्ट यानी कि 14वें प्रविष्ट में तुम्हें ये एलिमेंट तुम्हारे सामने उजागर होंगे कि कृषि यानी कि खेती बाड़ी और राज्य के अंदर जो कृषि व्याप्त है किसका विषय है। यदि कोई राज्य फल रहा है, फूल रहा है, तो इसका श्रेय किसे जाता है, और कोई राज्य फल फूल नहीं रहा है तो इसका श्रेय किसे जाता है। तो केवल और केवल ये पूरी की पूरी सिनेरियो राज्य सरकार का विषय है। ठीक है, राज्य सरकार का विषय है। अब इस बारे में हमारे देश में कुछ कम तो नहीं है। एनएफसी यानी कि राष्ट्रीय कृषि आयोग दौड़े पहुंच गए केंद्र सरकार के पास। हजूर ऐसा कीजिए, कृषि को जो है कब पहुंचे? 4 अक्टूबर 2006 में। याद रखिए, एनएफसी 4 अक्टूबर 2006 में पहुंच गए केंद्र सरकार के पास गुहार लगाने की, ओ भैया ओ दया करो, राज्य पे दया करो, इसे राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में लेके जाओ। लेकिन भाई साहब बात कुछ बनी नहीं। अब तुम कहोगे कि सर समरवर्ती सूची क्या है, तो इसे मैं
बताऊंगा, कमेंट तो करो, पिन कमेंट करो, मैं अगले वीडियो में समरवर्ती सूची के बारे में आप तक जरूर प्रस्तुत करूंगा। देखो, जब देश आजाद हुआ, देश आजादी एक्चुअल में 1945 के बाद से शुरू हो गई, और अंतरिम मंत्रिमंडल की बैठक, मतलब मिलन बैठक मिलन, यानी कहने का मतलब है कि आजादी से पहले हमने मन में बिठा लिया 1946 यानी कि 1946 में अंतरिम मंत्रिमंडल का गठन हो गया। लेकिन जब जैसे देश आजाद हुआ तो कृषि की जो मौजूदा स्थिति थी बहुत ही बद से बदतर थी। उस मौजूदा स्थिति को ध्यान में रखते हुए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, याद रखिएगा कि पहला कृषि मंत्री कौन हुए थे, फर्स्ट कृषि मंत्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कौन हुए थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये वही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साहब हैं जो हमारे अपने बिहार से संबंध रखते हैं। ये वही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है जो हम सभी के दिल हैं, जान है, और हमारे देश के फर्स्ट प्रेसिडेंट थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इनको कृषि मंत्री बनाया गया था। ठीक है। अच्छा, यदि मैं तुमसे पूछ दूं कि क्या हो भैया, खाना में क्या खाए, तो तुम कहोगे कि दिन में तो भात दाल सब्जी खाए। भात यानी कि भात आता है चावल से, और पूरे विश्व में सबसे ज्यादा डेडिकेट यदि हम किसी चीज में है तो चावल की खेती में सबसे ज्यादा होता है चावल, यानी कि हम 47% भारत में ये आंकड़ा केवल भारत का है। ये भारत में हम जो भी खेती करते हैं उसमें 47% जो है वो चावल की खेती करते हैं। याद रखिएगा, चावल की खेती हम लोग 47% करते हैं, जो कि सबसे ज्यादा है। और पूरे विश्व में हमारी जो स्थान है, पूरे विश्व का हम 21% भाग खेती करते हैं, पूरे विश्व का। इस सबको याद रखने वाली चीज है कि भारत का 47% हमने चावल की खेती में समय देना है, और होता भी है। और पूरे विश्व में बाप रे बाप, पूरे विश्व का 21% भाग हम चावल की उत्पत्ति करते हैं। और यदि चावल की बात हो गई है तो तुम्हारे मन में यह भी सवाल होगा कि भाई साहब, चावल की कौन सी ऐसी किस्म है जो सबसे ज्यादा उगाई जाती है? तो इसका नाम है, चावल की जो सबसे ज्यादा खेती होती है उस किस्म का नाम है IR-20। ये चावल की वो किस्म है जो सबसे ज्यादा उत्पादित होती है, सबसे ज्यादा उसको उत्पादन किया जाता है, सबसे ज्यादा उसका निर्माण किया जाता है, खेती किया जाता है। और यदि ये बात चली है तो गेहूं की को हम कैसे भूल सकते हैं? गेहूं जो है, गेहूं हम दूसरे नंबर, यानी कि विश्व में दूसरा स्थान है हमारा गेहूं का। पहला चाइना है, इसमें भी चाइना दूसरा आगे है। दूसरा नंबर पे गेहूं है, यानी कि हम भारतवासी जो है गेहूं में हम दूसरे नंबर पे हैं। ये विश्व का हम लोग 12% लगभग 12% हम जो है वो खेती करते हैं विश्व में टोटल। समझ में आ रहा है? और यदि सबसे ज्यादा खेती कहीं होती है तो सबसे ज्यादा खेती का स्थान है उत्तर प्रदेश। सबसे ज्यादा खेती कहां होती है? उत्तर प्रदेश में। लेकिन प्रति हेक्टेयर की बात करें तो अपना पंजाब, ठीक है। प्रति हेक्टेयर बात करें तो हमारा जवाब होगा पंजाब। पंजाब में सबसे ज्यादा प्रति हेक्टेयर खेती होती है, ठीक है। और हरित क्रांति अभी मैं चूंकि मैं बताऊंगा तो इसलिए थोड़ा धीरज बांध के रखो, सब होगा, है ना। हरित क्रांति का सबसे ज्यादा असर यदि किसी पे हुआ है तो वो मेरे इस अनमोल फूड यानी कि गेहूं और चावल पे हुआ सबसे ज्यादा। अब यदि हरित क्रांति की बात आई तो तुम्हारे मन में होगा हु द फादर ऑफ हरित क्रांति, है ना। उसको हरित क्रांति को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कमेंट करोगे तब तो जाने हैं। कमेंट करो। हरित क्रांति के फादर किसको कहा जाता है? यदि भारत में बात करें तो SM स्वामीनाथन।
भारत में। याद रखो इस बात को, हमेशा दिमाग में बिठा लो कि डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन जो है ये भारत में कृषि के पिता, हरित क्रांति के पितामह कहा गया। डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन, ठीक है जी। डॉक्टर स्वामीनाथन भारत में हरित क्रांति के पिता कहा गए। लेकिन विश्व में नॉर्मली देखा जाए, विश्व में हरित क्रांति लाने का यदि श्रेय जाता है तो नॉर्मन ई बोरलॉग को, इसको लिख देता हूं, है ना। यदि विश्व में हरित क्रांति आने का किसको श्रेय जाता है तो नॉर्मन ई बोरलॉग, ठीक है, ई बोरलॉग। तुम ध्यान से देखो, अकेले बैठे हो, मेरा पूरा वीडियो सीरीज में तुम रहते हो, हमको कंफ्यूज कर देते हो, लेकिन तुम ध्यान दो। देखो भारत में हरित क्रांति लाने वाले वो व्यक्ति नॉर्मन ई बोरलॉग, लेकिन विश्व में तो ये है, लेकिन भारत की बात करें तो डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन है। सबसे पहले इसकी शुरुआत पंतनगर में हुआ। सबसे पहले इसकी शुरुआत कहां हुआ था? ये जो हरित क्रांति है, मेरा बोर्ड तो पूरा भर गया, क्या करें, कोई जगह है, हाँ यहां लगता है कोई जगह है। तो हरित क्रांति को सबसे पहले, हरित क्रांति की जो शुरुआत हुआ था वो कहां हुआ था? पंतनगर। ये पंतनगर कहां है? ये पंतनगर उत्तराखंड में है। याद रखिएगा, ये सब क्वेश्चन जो है भाई साहब ऐसे घुमा के पूछेगा कि मन ठंडा कर देगा। पंतनगर जो है ये उत्तराखंड में है, उत्तराखंड में है। और प्रथम कृषि विश्वविद्यालय भी पंतनगर उत्तराखंड में ही खुला था। ठीक है, यहां तक हमने बढ़िया से समझ लिया। अब मुझे नहीं लगता तुम्हें कोई दिक्कत होनी चाहिए, ये सारे पॉइंट्स एग्जाम में आने ही आने, मैंडेटरी है। अब इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, कमेंट करो, ठीक है। ये सारे के सारे पॉइंट, यदि तुम्हें कोई ऐसा है इस पॉइंट में, तुम्हें कोई चीज ऐसा है कि नहीं समझ में आया तो कमेंट करो ना यार, मैं पक्का बताऊं। खेती बाड़ी के अलावा भारत में बहुत सारे ऐसे खेती होते हैं, या फिर एग्जाम में कुछ ऐसे एग्रीकल्चर, कृषि के अलावा भी कुछ और भी कल्चर होते हैं जो पैसे कमाने के साधन होते हैं, वो नीचे दिए हुए हैं यहाँ पे, मैं उसके बारे में बता रहा हूं। और इसको मैंडेटरी है कि आप पेन कॉपी पे लिख लें। देखो बात ऐसा करता हूं, सेरीकल्चर के माध्यम से रेशम की कीट की जो खेती होती है, जिससे कि रेशम के कपड़े बनते हैं, तो रेशम के कीड़े के जो उत्पादन होती है उसे सेरीकल्चर कहते हैं। ठीक है, मधुमक्खी, पहले तो प्राकृतिक मधुमक्खी मिलता था, जाते थे किसी पहाड़ों पे, किसी पेड़ के ऊपर और देखते थे कि छत्ता लगा हुआ है तो नीचे से आग लगा दिए, धुआं हुआ, भाग गया। लेकिन अब बकायदा बड़े इज्जत से बड़े बड़े जो फार्मर होते हैं, उस फार्मर को हम लोग कहते हैं एपीकल्चर वाले जो होते हैं बड़े होशियार होते हैं। मधुमक्खी के जो हेड, एक रानी मधुमक्खी होती है, उसको इस्तेमाल करके ये अपनी उल्लू सीधा करते हैं, यानी कि वो खेती करके मधुमक्खी की खेती करते हैं और शहद जो है आम जनताओं तक इजीली पहुंचता है, यानी कि मधुमक्खी की खेती को एपीकल्चर कहते हैं। ये बात याद रखना। मत्स्य यानी मछली के उत्पादन को पिसीकल्चर कहते हैं। मछली का उत्पादन आज मछली का डिमांड बहुत बड़े स्केल पे मछली की आवश्यकता भारत में होती है, क्योंकि नॉनवेज की संख्या बहुत है। ठीक है, फूलों की खेती, फूलों की जो पालन होती है, फ्लोरिकल्चर, ये तो समझ में भी आ रहा है, नाम से आइडेंटिटी हो रहा है। फ्लोरिकल्चर यानी फूलों का पालन। अब फूल की भी खेती होने लगी है बाबू। वैलेंटाइन डे, मरण डे, जीवन डे, शादी, अब तो हर जगह फूल। और हमारे सभ्यता में भी फूलों की तो बड़ी सी, लेकिन पहले ये था कि नॉर्मली हम लोग तोड़ ताड़ के दे देते थे, भगवान के पैरों पे अर्पण कर देते थे। लेकिन अब तो फूलों की इतनी भारी डिमांड हो गई है ना,
हाँ तुमने भी तो गिफ्ट किया है हाँ उसी दिन। अब सोचो जरा, हम आगे चलते हैं। अंगूर की खेती को कहते हैं विटिकल्चर। अंगूर की खेती, ये क्वेश्चन ऐसा होगा कि विटिकल्चर का तात्पर्य इनमें से किससे है? अंगूर की खेती का तात्पर्य इनमें से किससे है? तो ऑप्शन होगा हमको नहीं पता, ऑप्शन दूसरा होगा सच्ची में नहीं पता, ऑप्शन 3 मैया कसम नहीं पता, और ऑप्शन 4 वहां होना चाहिए विटिकल्चर। ठीक है, विटिकल्चर मतलब कि अंगूर की खेती। ठीक है, फलों की खेती को पोमोकल्चर कहते हैं। जितने भी फल होते हैं, जितने भी फल, चाहे मैंगो हो कि स्ट्रॉबेरी हो या फिर लीची हो, चीकू हो, हाँ सब जितने भी फल हैं, सभी फल की खेती को हम लोग क्या कहते हैं? पोमोकल्चर कहते हैं। बागवानी जो बागवानी करता है उसे हॉर्टिकल्चर कहते हैं। और केचुआ या फिर अन्य छोटे मोटे कीड़े की जो खेती करता है, केचुआ का तो समझ में आता है क्योंकि फार्मर का फ्रेंड है ना, ये किसान का दोस्त है। तो इसी तरह जो किसानों का दोस्त है या कोई ऐसे इंसेक्ट जो कि मानव के कल्याण के लिए जरूरी है, वॉर्मी कल्चर इसे कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। हरित क्रांति हुई थी। हरित क्रांति में भाई खाद्यान्नों की जबरदस्त डेवलपमेंट हुआ, क्योंकि हरित क्रांति के दौरान सब लोग ना हाथ पैर धो के खाद्यान्नों की उत्पादन पर ध्यान देने लगे। फिर सरकार के मन में आइडिया आया कि भाई साहब चलो कृषि के अलावा, मतलब कि खेती बाड़ी में जो गेहूं चावल के अलावा और भी तो बहुत कुछ है जिसके बारे में भी गंभीरता से विचार किया जाए, और ये एग्जाम भी बड़े गंभीरता से इसको लेता है। तो मैं जो कह रहा हूं उसको फॉलो करो तो बेहतर होगा। देखो, दूध उत्पादन को, यानी हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन के बारे में बता रहा है। श्वेत क्रांति, यदि क्वेश्चन होगा कि श्वेत क्रांति किन से संबंधित है, तो डायरेक्ट आंसर होगा दुग्ध उत्पादन से। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन, यानी कि मछली के उत्पादन को नीली क्रांति कहती, क्योंकि नीला रंग पानी आज है, ब्लू है पानी, वही हाँ। तो मत्स्य उत्पादन। भूरी क्रांति यानी उर्वरक, जितने भी फर्टिलाइजर है उसके उत्पादन को भूरी क्रांति कहा गया। रजत क्रांति यानी अंडे की उत्पादन को रजत क्रांति कहा गया। रजत क्रांति मतलब अंडे की उत्पादन, इस बात को याद रखना। तिलहन उत्पादन को पीली क्रांति कहा गया। तिल का कलर पीला होता है, मतलब सरसों का कलर पीला होता है, और सबसे ज्यादा हम लोग सरसों के तेल का इस्तेमाल करते, तो संभवतः उसी के नाम पे हमको लगा। बड़ा मेरा विचार है, ऐसा लॉजिकली कुछ नहीं है, बस ये कहता हूं कि तिलहन के उत्पादन को पीली क्रांति कहा गया। कृष्ण क्रांति जो है ये बायोडीजल के उत्पादन को कहा गया। यानी कृष्ण क्रांति जो है, कृष्ण की जो क्रांति हुई थी ये बायोडीजल। तो महाभारत में मत चल जाना मेरे भाई, यहीं पे रहना अभी। लाल क्रांति टमाटर से और मांस के उत्पादन को भी लाल क्रांति कहा गया है। ठीक है जी। गुलाबी क्रांति झींगा जो है ना, ये एक मछली है, बड़ी टेस्टी लगती है खाने में। यदि तुमने नहीं खाया तो फिर क्या खाया। वेजिटेरियन की बात नहीं कर रहा हूं मैं, नॉन वेजिटेरियन जो है उसकी बात कह रहा हूं। ठीक है। बादामी क्रांति जो है मसाला से संबंधित है। बादामी क्रांति किससे संबंधित है? मसाला से संबंधित है। फल का जो उत्पादन हुआ था, बड़ी मात्रा में जो फल हुआ था, इसके पीछे एक क्रांति हुई थी, उस क्रांति को सुनहरी क्रांति कहते हैं। और अमृत क्रांति जब इस क्रांति में, इस परियोजना में क्या हुआ था कि नदी, दो नदी या दो से अधिक नदी या अन्य नदी, कई नदी को आपस में जोड़ने की जो परियोजना थी, कई नदियों को किसी खास उद्देश्य के लिए जोड़ा गया। तो जो जोड़ने की पद्धति थी, जो दो या दो से अधिक नदी को आपस में जोड़ा गया, उस नदी को अमृत क्रांति कहा गया। ठीक है। गोल क्रांति आलू की खेती। आलू मतलब उनकी बात नहीं कर रहा हूं जो आलू से सोना निकालते हैं, फिर उस पर मत जाओ, मैं डायरेक्ट यहां पे आ रहा हूं। आलू की खेती, आलू में जो उत्पादन में वृद्धि हुई, ये गोल क्रांति। और बागवानी जो है, बागवानी स्वर्ण क्रांति का संबंध बागवानी से। इस वीडियो में बस यहीं तक, अगला वीडियो मैं आपके लिए जल्द से जल्द लाऊंगा। यदि इतने दूर तक तुम मेरे साथ आए हो तो मुंह क्या देख रहे हो यार, सब्सक्राइब करो ताकि अगला वीडियो आप तक जल्दी आ जाए। चलो।
थैंक यू।